हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द एस्ट्रोनॉट। इस कहानी की शुरुआत होती है नासा के एक स्पेस कैप्सूल की क्रैश लैंडिंग से। उस कैप्सूल के अंदर मौजूद थी एस्ट्रोनॉट सैम, जो किसी तरह जिंदा बच गई थी। कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उसे बाहर निकाला गया और तेजी से बोट के जरिए अस्पताल ले जाया गया। जब सैम को होश आया तो उसके सर में चक्कर आ रही थी और आसपास सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसने इधर उधर देखा तो हैरानी से पाया कि एक पेन हवा में तैर रहा है। वो उसे छूने ही वाली थी कि तभी कुछ डॉक्टर और नर्स कमरे में आ गए। उसने दोबारा नजर घुमाई तो पेन अब ट्रे पर रखा हुआ था, जैसे वो कभी तैरा ही ना हो। तभी सैम को जोर की उल्टी आने लगी। डॉक्टर ने तुरंत उसको संभाला और कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने के बाद दिमाग को दोबारा ग्रेविटी के हिसाब से एडजस्ट होने में वक्त लगता है। डॉक्टर ने समझाया कि उन्होंने उसकी मानसिक स्थिति जांचने के लिए कुछ सवाल भी किए हैं। जब सैम ने तैरते हुए पेन के बारे में बताया तो डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। तुम्हारा दिमाग अब भी वही सोच रहा है जहाँ पर ग्रेविटी नहीं थी। सैम के हाथ में सूजन थी, लेकिन हड्डी नहीं टूटी थी। शायद लैंडिंग के समय उसको चोट लगी थी। डॉक्टरों ने उससे पूछा कि आखिर क्रैश से पहले क्या हुआ था। सैम ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था। मिशन कंट्रोल उसे एक खास लोकेशन की तरफ गाइड कर रहा था। तभी अचानक स्पेस कैप्सूल किसी चीज से टकरा गया और उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं। वो बस ये जानती थी कि नीचे गिरते वक्त वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि जांच में पाया गया है कि किसी चीज ने कैप्सूल को आर पार छेद दिया था। उसका हेलमेट भी टूटा हुआ मिला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद कोई स्पेस डेब्री या फिर मीटेराइट का टुकड़ा टकराया होगा। उसके सूट से लिए गए पार्टिकल्स को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया था, जहां थोड़ी देर के बाद सैम से मिलने उसका पति मार्क और बेटी इजी आए। लेकिन क्वारंटाइन प्रोटोकॉल की वजह से वो सिर्फ शीशे के आर पार से उनसे बात कर सके। उसके पिता विलियम भी वहाँ पर मौजूद थे। तभी उसे बताया गया कि सरकार ने भी नासा के साथ मिलकर इस हादसे की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि जब उनका कैप्सूल धरती के वातावरण में दाखिल हुआ था तो एक अजनबी सी रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हुई थी, जैसे पहले कभी नहीं देखी गई हो। कुछ दिनों के बाद सैम को आराम और रिकवरी के लिए एक स्पेशल हाउस में शिफ्ट किया गया। सरकार की देखरेख में डॉक्टर मिशेल उसको वहाँ पर ले गई। उन्होंने बताया कि ये घर असल में 1950 के दशक में वेपन टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल खास लोगों के रेस्ट और ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। घर में एक बड़ा सा टेलीस्कोप भी लगा था ताकि सैम स्पेस को याद ना करे। लेकिन जैसे ही उसने टेलीस्कोप में झांका तो तेज आवाज से उसे सिर दर्द शुरू हो गया। उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब सी आकृतियां बनने लगी, मानो वो किसी दूसरी दुनिया की झलक देख रही हो। मिशेल ने तुरंत उसको संभाला और समझाया कि ये सब नॉर्मल है, घबराओ मत। अगर नाक से थोड़ा खून निकले या चीजें तैरती हुई दिखे तो ध्यान मत दो, तुम्हारा शरीर धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। मिशेल ने ये भी कहा कि 2 महीने बाद तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा, जिसके बाद उसे दोबारा मिशन पर भेजने का फैसला लिया जाएगा। अब ऐसे ही हर सुबह डॉक्टर्स उसकी हेल्थ चेक करने आते थे। एक दिन अचानक सैम को भयंकर सरदर्द होने लगा। बुखार नहीं था, लेकिन जब उसने अपने हाथ की पट्टी हटाई तो वहाँ पर एक अजीब सा काला निशान दिखा, जैसे कोई बर्न मार्क। थोड़ी देर बाद उसकी नाक से खून टपकने लगा। तभी उसकी दोस्त बेल का वीडियो कॉल आया। दोनों बातें करने लगी, लेकिन अचानक सैम चुप हो गई। उसकी नजर कमरे के बाहर टिकी रही। वो एकदम काम और कंपोज थी। बेल घबरा कर बोली कि सैम क्या हुआ, इधर देखो, किसे देख रही हो? सैम धीरे धीरे बोली कि मुझे लग रहा है कि बाहर कोई है। उसने कैमरा बाहर की तरफ घुमाया और पल भर के लिए वहाँ पर एक परछाई दिखी, जो कुछ सेकंड्स के बाद गायब हो गई। वेल ने मजाक में कहा कि डॉक्टरों को अपने लक्षण थोड़े कम बताना, वरना वो तुझे काम पर भेजने में और देर कर देंगे। सैम ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। कॉल कटने के कुछ ही देर के बाद सैम के घर की लाइटें फ्लिकर करने लगी और फिर एक कमरे से भयंकर आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। सैम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी और यहीं से ये कहानी एक रहस्यमय मोड़ लेती है। सैम उस आवाज की दिशा में बढ़ी और देखा कि कमरे का फर्श गीला था, उस पर मिट्टी के निशान थे और दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। वो सावधानी से बाहर निकली और टेलीस्कोप से दूर जंगल की ओर देखा। एक पल को उसे कुछ हरकत दिखाई दी, जैसे कोई झाड़ी के पीछे से गुजर रहा हो, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब शक के चलते उसने एक पत्थर उठाकर उसी दिशा में फेंक दिया, मगर असल में हरकत उसके घर की छत पर थी और उसी समय उसके दिमाग में फिर वही अजीब सी आवाजें और विजन गूंजने लगे। उसे याद आने लगा वो पल जब उसका स्पेस कैप्सूल क्रैश हुआ था और कुछ अजनबी लोग उसके आसपास मौजूद थे।
वो डर से पसीने में भीग गई। अगली सुबह जब सैम नींद से उठी तो देखा कि उसके हाथ के बैंडेज गायब थे और अब उस जगह का निशान और फैल गया था, जैसे कुछ उसकी त्वचा के नीचे बढ़ रहा हो। उसने खुद को संभाला और किचन में जाकर नाश्ता बनाना शुरू किया। तभी उसने देखा कि एक अंडा हवा में तैर रहा था। सैम ने हैरानी से उसे छूने की कोशिश की तो अंडा हल्का सा हिलने लगा। उसने हाथ छोड़ दिए पर अंडा अब भी हवा में था। तभी डॉक्टर अंदर आए और उसका ध्यान उधर गया और अगले ही सेकंड अंडा जमीन पर गिरकर टूट गया। यानी ये सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, वो सच में हवा में था। डॉक्टर्स ने फिर से उसका फुल मेडिकल चेकअप किया। एक्सरसाइज के दौरान उसके पैर में झटका भी लगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। टेस्ट खत्म होने के बाद वो थककर बैठ गई और आइसिंग करने लगी। डॉक्टर मिशेल ने कहा कि ये टेस्ट थोड़े मुश्किल है, लेकिन नासा के लिए ये जरूरी टेस्ट है। उन्होंने ये भी पूछा कि कोई अजीब लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। अब सैम ने अपने दोस्त वेल की सलाह याद की और झूठ बोल दिया कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टरों के जाने के बाद सैम ने अपने पति मार्क को कॉल किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तब हम तीनों फैमिली ट्रिप पर चलेंगे। लेकिन मार्क ने मना कर दिया कि ऐसा मत कहो, इजी कंफ्यूज हो जाएगी, उसे लगेगा कि सब कुछ ठीक है और जब हम डिवोर्स लेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। सैम चुप रह गई, फिर धीरे से बोली, लेकिन अभी तक तो हमने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इस बातचीत से साफ था कि सैम और मार्क के बीच रिश्ता टूटने की कगार पर था। उनकी बेटी इजी गोद ली हुई थी और सैम के करियर की व्यस्तता ने परिवार से उसकी दूरी बढ़ा दी थी। थोड़ी देर के बाद इजी वहाँ पर आती है और अपनी एक ड्राइंग दिखाती जिसमें उसने स्पेस में तैरते हुए कुछ इंसान बनाए थे। सैम के चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन आंखों में थकावट साफ दिख रही थी। बाद में सैम बाहर जंगल के पास घूमने निकली। तभी उसे फिर से वही तेज गूंजती आवाज सुनाई दी। कुछ देर के लिए उसके सामने जैसे कोई दृश्य बदल गया और उसे लगा कि कोई लोग उसको ढूंढते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। आवाज बंद हुई तो उसने देखा कि जमीन के नीचे कोई तार जैसी चीज जा रही है। उसने उस तार को फॉलो किया जो उसको एक पत्थर तक ले गई। उसने पत्थर उठाया तो पाया कि वो नकली था। उसके अंदर एक छोटा कैमरा लगा हुआ था। वो घबरा गई और बाकी तारों को देखने लगी, जहाँ कुछ ही देर में उसने देखा कि आसपास कई छुपे हुए कैमरे लगे हैं। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर क्यों रख रहा है। वो डर के मारे तेजी से वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वो गिर पड़ी। जब सैम को होश आया तो वो फिर से अपने बिस्तर पर थी। उसका सर दर्द कर रहा था और बालों पर सूखा खून लगा था। तभी उसने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। वो चौंकी, लेकिन तभी एक आदमी कमरे में आया। उसने कहा, हमने तुम्हें बाहर घायल हालत में पाया था, इसलिए हम तुम्हें अंदर ले आए। सैम ने पूछा कि तुम कौन हो? तभी पीछे से विलियम, उसके पिता, अंदर आए। उन्होंने कहा कि जब मैंने घर खाली देखा तो सर्च टीम भेजी गई थी और तुम अब भी आराम नहीं कर रही हो सैम। सैम ने गुस्से में कहा, यहाँ इतने कैमरे क्यों हैं? विलियम ने समझाया, नासा को मैंने घर की पूरी जानकारी नहीं दी थी। इस घर में कई सीक्रेट कैमरे हैं। ये एक सरकारी सेफ हाउस है। फिर उन्होंने उसे एक छुपा हुआ कमरा दिखाया जिसकी एंट्री फर्नीचर के पीछे थी। नीचे एक बड़ा अंडरग्राउंड एरिया था। विलियम ने कंप्यूटर ऑन किया और स्क्रीन पर सारे कैमरों की लाइव फुटेज दिखने लगी। उन्होंने कहा कि इस घर में एक ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम है। किसी भी इमरजेंसी में ये खुद को लॉक कर सकता है। यहाँ तक कि जरूरत पड़े तो ये घर खुद दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। विलियम के जाने के बाद स्क्रीन पर गड़बड़ी होने लगी। सैम ने अपना हाथ देखा तो उसका निशान अब कंधे तक पहुंच गया था। उसने जल्दी से उसकी फोटो लेकर वेल को भेजी। वेल ने जवाब दिया कि थोड़ी आइसिंग कर लो, शायद ये ठीक हो जाएगा। शाम को सैम जकूजी में रिलैक्स कर रही थी। तभी अचानक हवा एकदम रुक गई और फिर जंगल से कोई डरावनी आवाज आने लगी। सिर्फ एक सेकंड के बाद हवा फिर से तेज चलने लगी। सैम डर गई और तुरंत अंदर चली गई। उसने मार्क को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। सैम ने टॉर्च उठाई और बालकनी पर जाकर देखा, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। जब वो वापस अंदर आई तो पूरा घर अंधेरे में डूब गया था और फिर दरवाजे पर उसे एक डरावना साया खड़ा दिखा। सैम कुछ सेकंड्स तक उसको घूरती रही, पूरी तरह स्तब्ध। पलक झपकते वो साया गायब हो गया और लाइट्स दोबारा जल उठी। सैम ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और टॉर्च से इधर उधर देखने लगी, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वो अंदर लौटी, अलार्म सिस्टम एक्टिवेट किया और दरवाजा लॉक कर दी। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी, घर के अंदर एक अनाउंसमेंट हुआ, इंट्रूडर अलर्ट। लॉकडाउन इनिशिएट हुआ और अचानक मेटल पैनल्स नीचे गिरने लगे। सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। अब सैम पूरी तरह घर के अंदर फंस चुकी थी। उसने फोन उठाया, लेकिन उसके अंदर कोई सिग्नल नहीं था। और फिर वही तेज चीखने जैसी आवाजें उसके कानों को चीरने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत अब उसके बहुत पास थी।
सैम ने पीछे से आती हल्की सी आवाज सुनी तो झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ ही पलों के बाद पास के कैमरे से दहाड़ने जैसी आवाज आई और घबराई सैम तेजी से नीचे की ओर भागने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि वो प्राणी उसके बहुत करीब आ चुका है। जैसे जैसे आवाजें बढ़ी, सैम दीवार के पास लगी लाइट्स की तरफ दौड़ी और बेतहाशा सारे स्विच दबाने लगी, लेकिन कोई भी लाइट ऑन नहीं हुई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर सारे एग्जिट बंद थे। अचानक से कमरे के दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा। सैम ने कांपते हुए फ्लैशलाइट ऊपर की ओर उठाई। हैंडल तुरंत रुक गया। कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा छाया रहा। सैम ने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। आसपास कुछ नहीं दिखा, बस खिड़की के पास रखा एक पौधा हल्का सा हिल रहा था। उसका डर अब बढ़ चुका था। उसने घबराहट में टॉर्च हाथ से नीचे गिरा दी, जिसके बाद उसने किसी तरह टॉर्च उठाई और दोबारा खिड़की की ओर देखा। तभी एक अजीब सा हाथ शीशे पर आकर टेक गया। सैम की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वो दौड़ते हुए नीचे गई और अपने पिता विलियम द्वारा दिखाए गए बंकर एरिया में घुस गई। वहाँ जाकर उसने कैमरा सिस्टम ऑन किया ताकि बाहर की स्थिति देख सके। पहले स्क्रीन बंद थी, लेकिन जैसे ही उसने सही स्विच दबाया, एक कैमरे में वो डरावना क्रिएचर दिखा जो घर के बाहर घास पर बैठा था। अब अचानक लाइट्स फ्लिकर हुई और वो जीव वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर के बाद सैम को फोन की घंटी से होश आया। वो कंप्यूटर डेस्क पर ही सो गई थी। वो ऊपर की ओर भाग कर गई तो देखा कि विलियम और उसकी टीम घर में मौजूद थी। सैम ने उन्हें बताया कि शायद जनरेटर में कोई प्रॉब्लम है, जिस पर विलियम कहता है कि उसे पावर कट के बारे में पता चल चुका है और उसने लोगों को रिपेयर के लिए भेज दिया है। फिर सैम ने उसे धीरे से कहा, पापा घर में कुछ है, कोई क्रिएचर। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। विलियम ने गंभीर होकर कहा कि मैं सिक्योरिटी फुटेज चेक करवाता हूँ। इसके बाद सैम के दोबारा मेडिकल टेस्ट हुए। डॉक्टर मिशेल ने उसके जख्मों को देखकर कहा कि ये आम घाव नहीं लग रही है, हमें एक्सरे करवाना पड़ेगा। कुछ समय के बाद मार्क और इजी सैम से मिलने आए। विलियम अपनी पोती के साथ समय बिता रहा था, जबकि सैम और मार्क जंगल की ओर टहलने गए ताकि अकेले बात कर सके। सैम ने बताया कि मैंने एक ऐसा जीव देखा है जो इंसानों की दुनिया का नहीं हो सकता। शायद मैं उसे अपने साथ स्पेस से ले आई हूँ क्योंकि मेरा मिशन सिग्नल भेजने का था। मार्क कुछ कह ही रहा होता है कि तभी इजी उनके पास आ जाती। थोड़ी देर के बाद विलियम और सैम ने दोबारा फुटेज चेक की। जिस वक्त सैम ने मॉन्स्टर देखा था उस वक्त कैमरे में सिर्फ ग्लिच दिखाई दे रहे थे, मगर घास पर कोई नहीं था। विलियम कहता है कि शायद तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, तुम्हें आराम चाहिए। वो ऊपर चला जाता है, लेकिन सैम का शक और बढ़ जाता है। उसने कंप्यूटर से घर का पूरा स्कैन कराया, जिसमें 9 लोगों की पहचान हुई, घर में मौजूद परिवार और विलियम की टीम के लोग। थोड़ी देर के बाद सैम, मार्क और इजी फिर से जंगल में वॉक करने। सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक अजीब सी आवाज आई और इजी अचानक गायब हो। दोनों ने उसको ढूंढना शुरू किया, जहाँ कुछ देर के बाद इजी उनको पीछे खड़ी हुई दिखी। उसके हाथ में एक मरा हुआ कीड़ा था। तभी जंगल की झाड़ियों से हजारों कीड़ों ने तेज चीख जैसी आवाजें निकालना शुरू कर दी। एक कीड़ा उड़ता हुआ पेड़ से टकराया और सब कुछ अनकंफर्टेबल हो गया। वो तीनों डरे हुए भागकर घर पहुंचे। अब पूरे जंगल से लाखों कीड़े निकलकर घर की खिड़कियों पर चिपक गए थे और कुछ ही सेकंड्स में बाहर की रोशनी गायब हो गई। खिड़कियों के शीशे पूरी तरह काले पड़ गए। कुछ देर के बाद सन्नाटा छा गया और जब सैम ने झांका तो खिड़कियों के नीचे हजारों मरे हुए कीड़े पड़े थे, जहाँ नासा के ऑफिसर्स उन कीड़ों को देखकर कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल कीड़े नहीं लगते। जिसके बाद सैम लैब में अपने कैप्सूल टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में पूछती है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। मार्क और इजी फिलहाल घर से चले जाते, लेकिन मार्क कहता है कि मैं रात को वापस आऊँ। शाम को सैम को अपने पैर में अजीब सी जलन महसूस होती है। अब वो जूता उतारती है तो उसके नाखून के पास से खून बह रहा होता है। वो बाथरूम में जाकर चेक करती है और देखती है कि घाव उसके पूरे पैर तक फैल चुका था और जब वो धीरे से नाखून को छूती है तो वो पूरी तरह निकल जाता है। सैम दर्द से चीख उठती है। वो तुरंत बैंडेज बांधती और बर्फ रखकर दर्द कम करने की कोशिश करती। तभी फिर से लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। अब सैम डर के मारे दरवाजे के आगे एक टेबल खिसका देती। वो लैपटॉप पर जाकर इंटरनेट पर ऐसी घटनाओं की खोज करने लगती। उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनमें लोगों के शरीर पर बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे उसके शरीर पर थे। अचानक उसको लगता है कि कुछ उसकी कमर के पास रेंग रहा है। वो दौड़कर बाथरूम जाती है और शीशे में देखती है। वो घाव अब हथेली से बढ़कर उसके कंधे तक फैल चुका था। लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगती है। सैम अलार्म एक्टिवेट करती है और नीचे बंकर की तरफ भाग जाती है। अब चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगी थी। तभी मार्क का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं रास्ते में हूँ। सैम कांपती हुई आवाज में पूछती है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ। मार्क हैरान रह जाता है और तभी एक बार फिर से
घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और एआई सिस्टम भी अनाउंसमेंट करता है लॉकडाउन इनिशिएटेड। सैम घबराकर मार्क से कहती है कि घर के अंदर कुछ है। वो बंकर की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी कमर में असहनीय दर्द उठता है और वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे जा गिरती है। उसके हाथ में कोई चिपचिपी जेल जैसी चीज लगी होती है। वो देखती है कि उसका फोन भी टूट चुका है। ऊपर से तेज कदमों की आवाज आ रही थी। सैम कंप्यूटर की ओर भागती। स्कैन रिपोर्ट में देखता है कि घर में सैम के अलावा एक और व्यक्ति मौजूद है। कैमरे फेल होने लगते हैं और कुछ पलों के लिए स्क्रीन पर वही डरावना मॉन्स्टर नजर आता है। सैम तुरंत स्क्रीन बंद कर देता है। वो दोबारा स्क्रीन चालू करता है, लेकिन इस बार सिस्टम उसको बताता है कि ऊपरी मंजिल पर 2 लोग हैं। सैम ने घबराकर कुछ और बटन दबाए और अचानक सीलिंग से धुआं फैलने लगा और पूरा घर जैसे जंग के मैदान में बदल गया। वो किचन की ओर बढ़ी, लेकिन वही भयानक आवाज फिर से लौट आई, जो अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। सैम अब पूरी तरह डर के साए में थी। उसने घबराहट में खुद को एक फर्नीचर के नीचे छुपा लिया। तभी उसे ओवन के शीशे में किसी की परछाई दिखी, वही भयानक मॉन्स्टर। वो सांस तक रोककर छुपी रही और सौभाग्य से मॉन्स्टर ने उसको नहीं देखा और वो धीरे धीरे वहाँ से चला गया। अब जैसे ही माहौल थोड़ा शांत हुआ, सैम धीरे धीरे रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर सामने आया। उसे दोबारा से छुपना पड़ा। इस बार उसका डर और बढ़ गया था। कुछ देर के बाद जब उसको यकीन हो गया कि वो जा चुका है, तो वो भागते हुए बाथरूम में पहुंची। सैम ने दरवाजा बंद किया और फर्नीचर खींचकर उसको रोक दिया। अब उसका घायल हाथ भयंकर दर्द कर रहा था। उसने बैंडेज हटाई तो देखा कि त्वचा के नीचे कोई अजीब सी परत सी बन गई थी, जैसे कुछ उसके अंदर बढ़ रहा हो। तभी बाहर से मॉन्स्टर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। सैम घबराकर शावर एरिया में छुप गई। तभी उसकी नजर ऊपर बड़े वेंट पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से लात मारकर उसको खोला और वेंट के अंदर घुस गई। उधर मार्क और इसी घर के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग पूरी तरह लॉकडाउन मोड में है। मार्क ने बार बार सैम को कॉल करने की कोशिश की, पर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। परेशान होकर वो गाड़ी से उतरा और घर के पास पहुंचा। इसी ने कुछ महसूस किया और अपने आप गाड़ी से बाहर निकल आई। मार्क उसके पीछे गया तो देखा कि इजी जंगल की तरफ इशारा कर रही थी, जहाँ दूर एक तेज रोशनी चमक रही थी। इधर सैम वेंट से निकलकर फिर से घर के कॉरिडोर में पहुंच गई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी एक मॉन्स्टर ने उसका पैर पकड़ लिया। वो गिर पड़ी, लेकिन पूरी ताकत से उसने उसका पंजा लात मारकर छुड़ा लिया और वहाँ से भाग निकली। सैम अब दीवारों के बीच बने एक पतले रास्ते में छुप गई। उसके शरीर पर बने निशान तेजी से चमक रहे थे। कुछ देर के बाद उसे एक सीक्रेट सीढ़ी मिली जो बाहर जंगल की ओर जा रही थी। वो उस रास्ते से बाहर निकल आई। अब वो पेड़ों के बीच दौड़ रही थी। उसके पूरे शरीर से रोशनी निकल रही थी और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे मार्क और इजी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसी बीच विलियम अपनी टीम और हथियारों के साथ जंगल के किनारे पहुंच चुका था। उसे सबको चेतावनी दी कि याद रखो, हम किसी जानवर से नहीं, एक समझदार जीव से सामना करने जा रहे हैं। उसने कैमरा फुटेज देखकर सब समझ लिया था। उसके अनुसार ये जीव बुद्धिमान एलियंस थे जो इंसानों की तरह सोच सकते थे। फौजियों ने घर के अंदर का हिस्सा चेक किया और विलियम बंकर तक पहुंच गया, जहां सब कुछ तहस नहस पड़ा था। उसी वक्त सैम जंगल में गिर पड़ी और मॉन्स्टर की आवाजें अब बेहद करीब आने लगी। सैम ने रोते हुए कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी एक एलियन उसके पास आया और नरमी से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ममता थी। उसने अपनी भाषा में कहा कि क्या तुम मुझे समझ सकती हो? सैम हैरान रह गई, क्योंकि वो हर शब्द समझ पा रही थी। जिसके बाद हम कुछ और जीवों को वहाँ पर देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया। सैम ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम लोग कौन हो? वो जीव मुस्कुराकर बोला कि हम तुम्हारा परिवार हैं। सैम कुछ पल के लिए कंफ्यूज और भावुक दोनों हो गए। तब उस एलियन ने अपना माथा सैम के माथे से टच किया और कहा, याद करो। अब सैम को अपने सारे विजन साफ साफ याद आने लगे। उसे पता चला कि वो खुद इंसान नहीं, बल्कि वो खुद भी एक एलियन है। बहुत साल पहले उसका स्पेसशिप पृथ्वी पर क्रैश हुआ था। विलियम की टीम ने उन एलियंस को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग गए। उसी अफरा तफरी में सैम अपने परिवार से बिछड़ गई। फिर सैम ने एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जिसने उसे इंसानी रूप में बदल दिया। जब विलियम ने उसे पाया, वो एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। किसी ने दावा नहीं किया तो विलियम ने उसको गोद ले लिया। उधर उसके असली एलियन परिवार ने सालों तक उसको ढूंढना नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि सैम का इंसानी रूप एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा, और ये लोग वही थे जो उसके स्पेस कैप्सूल तक पहुंचे थे। अब प्रेजेंट में मार्क और इजी जंगल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सैम उन एलियंस के बीच खड़ी है। उसका शरीर तेज रोशनी में चमक रहा था
इजी डर जाती है, लेकिन सैम प्यार से कहती है कि डरो मत, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी विलियम वहाँ पर आता है। वो एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि मुझे हमेशा पता था कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें इसलिए एस्ट्रोनॉट बनाया ताकि तुम्हारा परिवार तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए। विलियम ने अपनी टीम को कॉल किया। अब वो सभी एलियंस को कैद करना चाहता था। उसने सैम से कहा कि उन्हें बोलो सरेंडर कर दो। सैम ने दृढ़ता से इनकार कर दिया और जब विलियम ने बंदूक उठाई तो मार्क ने उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उस पर मुक्के बरसाने लगा। अब इसी दौरान सैम का इंसानी शरीर खत्म होने लगा और वो पूरी तरह अपने असली एलियन रूप में बदल गए। आर्मी उनकी ओर बढ़ रही थी। मार्क ने सैम की तरफ देखा और कहा कि भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। इजी ने आगे बढ़कर अपना हाथ सैम की ओर बढ़ाया और सैम ने अपने एलियन पंजे से उसकी उंगलियों को छुआ। एक पल को जैसे माँ बेटी के बीच गहरा रिश्ता चमक उठा। फिर सैम अपने एलियन परिवार के साथ जंगल की ओर चली गई और जब मिलिट्री वहाँ पर पहुंची तब तक आसमान में एक चमकदार स्पेसशिप उठा और पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में गायब हो गए, जिसके साथ द एस्ट्रोनॉट की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।